नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में। वक्त है हर खबर से आपको खबरदार करने का। जहां एक तरफ महाकुंभ में मौनी अमावस्या से पहले रिकॉर्ड तोड़ भक्त प्रयागराज पहुंच रहे हैं और तब कुंभ स्नान पर देश में राजनीतिक घमासान चल रहा है। वहीं दिल्ली के चुनाव में यमुना नदी के पानी को लेकर राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई तो बदरुद्दीन अजमल ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के समर्थन की अपील की तो नई खींचतान शुरू हो गई। और खबरदार आपको हम राम रहीम की फिर से जेल से रिहाई पर भी करेंगे, जहां पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा जादू राम रहीम के पास है कि चुनाव पास आता है वो जेल से बाहर आ जाते हैं। इन सब खबरों के बीच सबसे पहले कुंभ स्नान पर होती राजनीति से आइए हम आपको करते हैं खबरदार। महाकुंभ में 15 दिन में 15 करोड़ लोग संगम में पवित्र स्नान कर चुके हैं, पवित्र डुबकी लगा चुके हैं। जहां औसत 1 करोड़ लोग हर दिन पहुंच रहे हैं, वहां अब कल तक दावा है कि सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। संख्या 8 से 10 करोड़ पवित्र स्नान तक कल बढ़ सकती है। और तब कल से ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर राजनीति छिड़ गई, जहां खड़गे ने पूछा कि आखिर गंगा स्नान करने से क्या गरीबी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, गंगा में डूबने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक आर्टिकल के अनुसार 1% तक का जीडीपी में योगदान इस वर्ष कुंभ मेले की इकोनॉमिक से हो सकता है। और जो सांस्कृतिक और नैतिक योगदान मिल रहा है, खड़गे जी, आपको मैं और कांग्रेस पार्टी को विशेषकर याद दिलाना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी और टेक्नोलॉजिकली सबसे एडवांस कंपनियों में से एक एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पावेल यहां आकर दीक्षा भी ग्रहण कर चुकी हैं। और रशिया और यूक्रेन दोनों के सन्यासी एक साथ एक दूसरे के अपोजिट कैंप लगे हैं और दोनों एक साथ बैठ के हवन कर रहे हैं विश्व शांति के लिए। परंतु कांग्रेस पार्टी को इसमें अच्छाई नजर नहीं आती है। फिर खबरदार करता सवाल आता है कि क्या कांग्रेस को इस बात की चिंता है कि जो वोट उसका थोड़ा सा बड़ा था वो वापस कुंभ के सफल आयोजन के साथ बीजेपी से जा मिलेगा। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के वोट में केवल हिंदुओं में अपर ओबीसी का 2019 के मुकाबले में जो 2% और दलित वोट का 3% वोट घटा, वो वापस अब मजबूती से जुड़ने लगा है। तो क्या कांग्रेस को अब ये लगता है कि महाकुंभ का जो आयोजन योगी सरकार में हो रहा है, इससे वापस जातियों में बटा मतदाता आस्था के साथ गंगा में डुबकी लगाकर वापस बीजेपी के साथ संगम कर सकता है? और इसीलिए हमारे देश में जहां यह मान्यता रही है कि गंगा में स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं, वहीं खड़गे के निशाने पर यह आस्था भी आ जाती है। दरअसल हमारे देश में हिंदू वोटर, विशेषकर धार्मिक हिंदू जो मंदिर अधिक जाते हैं, नियमित पूजा पाठ करते हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी पा जाती है। 2009 के लोकसभा चुनाव में नियमित रूप से मंदिर जाने वाले हिंदुओं में से 28% ने बीजेपी को वोट दिया था, जो 2014 में बढ़कर 45% हो गया और 2019 में और बढ़कर 51% हो गया। 2024 में भी यही पैटर्न देखा गया। बिल्कुल इसी तरह नियमित पूजा पाठ करने वाले हिंदुओं में से 49% ने 2019 के चुनाव में बीजेपी को वोट दिया, जबकि कभी कभार जाने वालों में से 35% ने बीजेपी को वोट दिया। 2014 में 41% पूजा पाठी हिंदुओं के वोट बीजेपी को मिले थे, जबकि कभी कभार पूजा करने वालों में से 27% ने ही सिर्फ बीजेपी को वोट दिया था। जो हिंदू अधिक धार्मिक हैं, उनमें से 53% ने 2019 में बीजेपी को वोट दिया था, जबकि केवल 10% वोट ही कांग्रेस को मिले थे। अब कांग्रेस की चिंता ये भी है
कि महाकुंभ से राजनीतिक आधार पर हो सकती है कि 2024 में जो बीजेपी का वोटर है उसमें आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के पास ही आया। मतलब यह हुआ कि जिनके लिए खरगे सवाल करते हैं कि गंगा स्नान से क्या गरीबी दूर होगी, वो वर्ग बीजेपी को ही अधिक वोट कर रहा है। तो क्या इसीलिए जहां एक वर्ष में आस्था से जुड़े दो बड़े धार्मिक आयोजन हुए, वहां कांग्रेस ने दूरी बनाई है? जैसे राजनीति के बाद अब उस खबर से आए हैं जिसे उत्तर प्रदेश में कुंभ आयोजन करती सरकार और व्यवस्था संभालने वालों को देखना बहुत जरूरी है। कुंभ के आयोजन में अब जनता की बात भी सुननी बहुत जरूरी है। वो जनता जो आस्था के भाव से भरकर संगम स्नान के लिए कुंभ में पहुंच रही है। आयोजन कराने में शुरुआत से ही सरकार कहती रही है कि मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ से अधिक लोग कुंभ में आ सकते हैं। मतलब आयोजन करने में अंदाजा था कि मौनी अमावस्या यानी कि कल संख्या श्रद्धालुओं की बहुत अधिक होगी। तो क्या उस हिसाब से सरकार ने इंतजाम नहीं किए? क्योंकि जहां कुंभ आयोजन में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, वहीं जनता कई जगहों पर कमियों अव्यवस्थाओं से भी जूझते हुए अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर रही है। आओ कुंभ में आओ, तुम्हारा बहुत अच्छा स्वागत है। तो ये करो, बुला लिया है। आम पब्लिक के लिए वीआईपी वालों के एक दिन बुला लीजिए। रोज वीआईपी वाले यही आ जा रहे हैं। उधर से आने दे रहे तो इधर से भी तो जान दो। परेशान है इसका। आपकी योगी इतना परेशान, योगी जी को ध्यान देना चाहिए ना इस पे। कर रहे हैं। हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है। हम सुबह 3 बजे आए थे और हम 7 बजे तक फ्री हो गए। तो 7 बजे से सुबह इन्होंने बंद करके रखा है। हमें यही घुमा रहे हैं, ना जाने दे रहे हैं, ना आगे। और जहाँ ये भेज रहे हैं वो एकदम शहर के बाहर भेज रहे हैं। हमें वापस गाड़ी चली गई, ट्रेन। और अब आपको हत्या और रेप के दोष में उम्र कैद की सजा काटते राम रहीम के फिर जेल से बाहर आने पर चुनावी कनेक्शन से हम खबरदार करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव और हरियाणा में नगर निगम चुनाव से पहले डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई। आज सुबह 6 बजे राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से निकला। सजा होने के बाद राम रहीम 12वीं बार जेल से बाहर आया, जिसमें यूं तो कहा जाता है कि उसे नियम के अनुसार फरलो और पैरोल मिलती है। लेकिन विपक्षी नेता ये पूछते हैं कि आखिर चुनाव के आसपास जेल से निकलने और मिलने वाली राम रहीम को आज़ादी का क्या चुनाव से कोई कनेक्शन होता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं, एक पैरोल का ही रूटीन प्रोसेस है, जो कानूनी अधिकार होता है एक कैदी का कि 1 साल के अंदर वो 70 दिन की पैरोल और 21 दिन की फरलो ले सकते हैं। तो ये रूटीन प्रोसेस है। अकेले पूज्य गुरुजी को नहीं, ये हजारों कैदी ऐसे हैं जो इस पैरोल और फरलो का लाभ ले रहे हैं। तो आज जो ये 30 दिन की पैरोल पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को दी गई है, ये कानूनी दायरे के अंदर दी गई है, उनका कानूनी अधिकार बनता है, तो ये पैरोल दी गई है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत हमारे देश के कई राज्यों में राम रहीम के डेरा समर्थक रहते हैं, जो माना जाता है कि राम रहीम के इशारे पर ही वोट देते हैं। और क्यों राम रहीम के जेल से बाहर आने पर चुनाव का कनेक्शन जोड़ा जाता है, ये आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। अभी दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, तब राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मिल गई। 1 अक्टूबर 2024 को 21 दिन की पैरोल मिली थी। उस समय हरियाणा चुनाव में मतदान से 4 दिन पहले पैरोल पर राम रहीम को बाहर निकाला गया था। उससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान हरियाणा में 13 अगस्त से 2 सितंबर तक 21 दिन की फरलो लेकर राम रहीम को बाहर निकाला गया था। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यानी कि 19 जनवरी को 21 दिन की फरलो राम रहीम को मिली। इससे पहले अक्टूबर 2022 में 40 दिन के लिए राम रहीम को बाहर निकाला गया। जब पंजाब में उपचुनाव और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे, तो हरियाणा में स्थानीय चुनाव निकाय से पहले जून 2022 में 21 दिन की फिर से पैरोल मिल जाती है। उससे भी पहले पंजाब में विधानसभा चुनाव के दौरान फरवरी 2022 में 21 दिन की फरलो राम रहीम को मिली थी। वहीं वोट के लिए अब दिल्ली के चुनाव में असम के बदरुद्दीन अजमल की एंट्री से राजनीति बेहद दिल्ली की गर्मा गई। अजमल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि AIUDF के अध्यक्ष हैं और असम की राजनीति में जबरदस्त सक्रिय रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी घुसपैठ के चलते और समर्थन के कारण विवादों में भी रहे हैं। अब बदरुद्दीन अजमल ने सेक्युलर शक्तियों से दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का समर्थन करने की अपील कर दी और इसके बाद आम आदमी पार्टी पर हमलों की बौछार होने लगी है, विशेषकर बीजेपी की तरफ से। सेकुलर वोटों को तमाम दिल्ली के सेकुलर वोटरों से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके हालात बहुत मुल्क के हालात खराब होते जा रहे हैं, हो चुके हैं,
इसलिए सेकुलर वोटों को बांटने न दें, बंटने भी न दें और अपने सारे वोट न हो सके मुमकिन जमा के आम आदमी के पार्टी को दीजिए और केजरीवाल साहब को फिर से हुकूमत बनाने के मौका दीजिए। मैं देश और दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि मौलाना बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF बांग्लादेशी घुसपैठियों की समर्थक पार्टी मानी जाती है। ये लगातार असम के उसी क्षेत्र से सांसद चुनकर आते रहे जिसके क्षेत्र के बारे में असम और पूरे पूर्वोत्तर में आप जाइए तो उसे मिनी बांग्लादेश कहा जाता है। उन बदरुद्दीन अजमल का सीधे अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने का आह्वान करना दिखाता है कि अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के सहारे जो चुनाव जीतने का ख्वाब आम आदमी पार्टी पाल रही थी और इसीलिए ये फर्जी वोट बनवाना, उनको साथ में रखना, अब ये पर्दे के पीछे का खेल पर्दे के सामने आ गया है बदरुद्दीन अजमल के इस बयान के बाद। दिल्ली में यमुना नदी के पानी को लेकर राजनीति बढ़ती जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने यमुना के पानी में जहर मिलाने वाला जो गंभीर आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया, उन्हीं आरोप को लेकर केजरीवाल ने फिर से बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि बीजेपी पानी पर राजनीति बंद करे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मानहानि केस की धमकी को लेकर कहा कि दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के आरोप को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मानहानि केस करने का दावा किया है। पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं, जहर का पानी नहीं पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।